हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पर। आज मैं बैंकिंग ऑनलाइन कोर्स का 3rd चैप्टर लेकर हाजिर हूं। आज से हम लोग शुरू करेंगे आरबीआई की स्टडी। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इसमें बैंकिंग अवेयरनेस #3 इसमें स्टडी हम करेंगे आरबीआई पार्ट 1 का। तो आरबीआई के इसमें हम जनरल इंट्रोडक्शन समझेंगे, आरबीआई के का सामान्य परिचय इसमें हम समझेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत का एक सेंट्रल बैंक है। तो अब सेंट्रल बैंक है तो सबसे पहले हमको सेंट्रल बैंक को डिफाइन करना पड़ता है कि सेंट्रल बैंक है क्या। अक्सर देखिएगा इंटरव्यू वगैरह में ये सब क्वेश्चन या रिटन में भी पूछता है। तो सेंट्रल बैंक को डिफाइन किया जाता है एज एपेक्स, मतलब टॉप मोस्ट। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जो बॉटम लाइन में है वो बहुत सारे बैंक हैं, लेकिन एपेक्स जो बैंक है वो सेंट्रल बैंक होता है। तो एपेक्स मॉनेटरी और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ कंट्री के रूप में इसको डिफाइन करते हैं। मतलब ये टॉप मोस्ट मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है, टॉप मोस्ट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है। मॉनेटरी का मतलब है मुद्रा से संबंधित। जितना भी देखिएगा 1 रुपए की नोट को छोड़ करके सारी मुद्राएं जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। फिर जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है उसका एपेक्स बॉडी है आरबीआई। फिर ये क्या करता है, तो इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी जो सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है इंडिया का, नेशनल इंटरेस्ट में काम करता है। तो नेशनल इंटरेस्ट में ये बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। फिर अब जैसे इसके रूल्स रेगुलेशन कंट्रोल की ही वजह से बैंक जो है अपने ग्राहक के साथ कोई फ्रॉड चीटिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर वो इस तरह का काम करते हैं तो जैसे सुने होंगे, जैसे अभी पीएमसी पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक या इसी तरह का यस बैंक के मामले में जो है इसका रूल्स रेगुलेशन सामने आया था। फिर उसी तरह से सेंट्रल बैंक जो है किस रूप में काम करता है, तो बैंकर टू द गवर्नमेंट, मतलब इस सरकार का बैंकर है। जितना भी सरकार का ट्रांजैक्शन है, लेन देन है, उसके बिहाफ में रिसीव करना, उसके बिहाफ में पेमेंट करना, ये सब काम जो है सेंट्रल बैंक का होता है। फिर ये केवल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बैंकर नहीं है, बल्कि स्टेट जितने गवर्नमेंट्स हैं उन सबों का जो है ये बैंकर का काम करता है। फिर ये इट ऑल्सो एक्ट एज द बैंकर्स बैंक, ये बैंकों के बैंक के रूप में काम करता है। जैसे बैंक से जमा लेना, बैंक को उधार देना, ये सब भी काम आरबीआई करता है। फिर सेंट्रल बैंक जो है डिजाइन करता है मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी, जिसके माध्यम से लिक्विडिटी को मार्केट में इंजेक्ट किया जाता है। जैसे अभी देखिएगा कि ये कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो इकोनॉमिक जो रिसेशन है उसको काउंटर करने के लिए आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी क्रेडिट पॉलिसी के माध्यम से 3.5 लाख करोड़ रुपए जो है इंजेक्ट किया गया है इकोनॉमी में। और फिर उससे समस्या का अगर समाधान नहीं निकलता है तो फिर हेलीकॉप्टर मनी का भी एक कॉन्सेप्ट है जिसका मैंने वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये एक सेंट्रल बैंक का ये डेफिनेशन है। सेंट्रल बैंक के रूप में आरबीआई जो है वो काम करता है। लेकिन ये मत समझिएगा कि भारत का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कमर्शियल बैंक है, न कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सेंट्रल बैंक है, जबकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक कमर्शियल बैंक है। तो फिर अब जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सेंट्रल बैंक के रूप में काम करता है। फिर जो है कुछ एग्जाम्पल है सेंट्रल बैंक के, जैसे अमेरिका जो है यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है फेडरल रिजर्व, और उसकी प्रेजेंट चेयरमैन है मिस्टर जेरोम पावेल जो है। जेरोम पावेल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फेडरल रिजर्व अमेरिका का सेंट्रल बैंक है। फिर उसी तरह से चाइना का जो सेंट्रल बैंक है उसको बोलते हैं पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। फिर उसी तरह से इंग्लैंड के सेंट्रल बैंक को बोलते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड। जापान के सेंट्रल बैंक को बोलते हैं बैंक ऑफ जापान। फिर पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक को बोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ ये मत समझिएगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का कमर्शियल बैंक है, जैसे इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो उस तरह का नहीं। ये सेंट्रल बैंक है पाकिस्तान का, तो उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। फिर उसी तरह से सुनेंगे ईसीबी। तो ईसीबी जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक के नाम से जाना जाता है, ये यूरोप के 19 देशों का सेंट्रल बैंक है जो करेंसी के रूप में जारी करता है यूरो को।
तो यूरोपियन यूनियन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके 7 जो प्रिंसिपल ऑर्गन है उसमें यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी एक है, जिसके हेड को बोलते हैं प्रेसिडेंट। तो अभी इसकी हेड चुनी गई हैं क्रिस्टीने लेगार्डे, जो पहले IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर थी, ये फ्रांस की रहने वाली है। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल है वर्ल्ड वाइड सेंट्रल बैंक का जिनको आपको समझना चाहिए। अब हम आते हैं भारत के सेंट्रल बैंक में। तो भारत का सेंट्रल बैंक देख ही रहे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो RBI को एस्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को अंडर RBI एक्ट 1934 के तहत एज ए स्टैटूटरी और ऑटोनोमस बॉडी के रूप में। तो ये क्वेश्चन पूछता है, तो ये जो है इस एक्ट के तहत चूंकि सेटअप किया गया था RBI, इसलिए ये स्टैटूटरी है, मतलब लीगल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, बल्कि इसके लिए अलग से कानून बनाया गया था। इस कानून के तहत RBI को सेटअप किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। और फिर ये ऑटोनोमस है, मतलब ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये मतलब सरकार का तो है लेकिन सरकार के अंडर में नहीं है। तो ये भी प्रश्न पूछता है। फिर उसके बाद से अब जैसे RBI को सेटअप किया गया था किसके रिकमेंडेशन पे, तो हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन एक ब्रिटिश जो है करेंसी एक्सपर्ट थे। तो ये कमेटी बनाया गया था, कमीशन बनाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1926 में। उसी में इस कमेटी को जो सजेस्ट करने वाले लोग थे उसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर भी थे, जो उस समय जो है रुपया की समस्या पर एक किताब लिख रहे थे, उसके समाधान पर भी, जैसे प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन करके किताब है। तो उसका बहुत सारा जो सुझाव है उसके माध्यम से मतलब उस सुझाव को शामिल किया गया है इस कमीशन की रिपोर्ट में। तो एक तरह से बाबा साहब का योगदान जो है RBI के सेटअप में भी माना जाता है। फिर ये जो है हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा उसके रिकमेंडेशन पे सेटअप किया गया, तो एज ए प्राइवेट सेक्टर बैंक के रूप में, मतलब ये पहले सरकारी बैंक नहीं था। और कितने पेडअप कैपिटल के साथ, तो पेडअप कैपिटल इसका था ₹5 करोड़। तो 5 करोड़ पूंजी के साथ जो है इसको सेटअप किया गया था। फिर उसके बाद से जो है अब RBI जो है उसको नेशनलाइज किया गया। तो नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी 1949 को। किसके बेसिस पे, तो RBI ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 में एक कानून बनाया गया और फिर RBI को प्राइवेट बैंक से एक नेशनलाइज कर लिया गया, राष्ट्रीयकरण कर लिया गया उसका। तो उस तरह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन रहता है। फिर इनिशियल हेडक्वार्टर RBI का जो है वो कोलकाता में था 1935 से 37 के बीच में। फिर ये शिफ्ट कर दिया गया मुंबई इन 1937 में। इसकी जोनल ऑफिस 4 हैं। नॉर्दर्न जोन का जोनल ऑफिस नई दिल्ली में है, सदर्न जोन का चेन्नई में है, ईस्टर्न जोन का कोलकाता में है, वेस्टर्न जोन का मुंबई में है। और इसके रीजनल ऑफिस 22 हैं और सब ऑफिस 9 है। पहले 19 जो है रीजनल ऑफिस थे, अभी 22 जब से झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ बना तब से 22। तो इस तरह से टोटल ऑफिसेस जो हैं RBI के 31 हैं पूरे इंडिया में। फिर फाइनेंशियल ईयर जो RBI का होता है वो 1 जुलाई से 30 जून के बीच में होता था। तो ये बहुत पहले पूछता था। और फिर आप जैसे कि भारत सरकार के फाइनेंशियल ईयर को जानते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च, लेकिन RBI का था 1 जुलाई से 30 जून तक। अब नया फाइनेंशियल ईयर RBI के लिए अडॉप्ट किया जाएगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो इस तरह से ये सब आपको RBI के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में यह सब आपको समझना चाहिए। अब उसके बाद से जो है अब हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव जो है RBI के जो हेड होते हैं वो होते हैं हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होते हैं गवर्नर। तो जो पहले गवर्नर थे RBI के वो ब्रिटिशर थे, ऑसबर्न स्मिथ। फिर फर्स्ट इंडियन गवर्नर बने CD देशमुख, जो 1943 से 49 के बीच में थे। 2150 डेज तक ये RBI के गवर्नर थे। और इन्हीं के समय देश आजाद हुआ। तो क्वेश्चन पूछता है कि जब देश आजाद हुआ तो RBI के गवर्नर कौन थे, तो CD देशमुख। फिर जब RBI को नेशनलाइज किया जा रहा था 1949 में, तब गवर्नर कौन थे, तो CD देशमुख थे। तो इससे प्रश्न पूछता है। फिर ये जो है अब इसमें RBI में लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर के रूप में पूछता है, तो B रामाराव जो है सबसे लंबी अवधि तक काम करने वाले गवर्नर थे, जो 1949 से 57 तक 2754 डेज जो है गवर्नर के रूप में काम किए थे। फिर शॉर्टेस्ट सर्विंग गवर्नर माना जाता है अमिताभ घोष को, जो केवल मात्र 20 दिन के लिए गवर्नर बने थे। फिर जो 15वें गवर्नर थे, द 15th गवर्नर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह 1982 से 85 के बीच में। बाद में वो जो है भारत के 13वें जो है
प्रधानमंत्री बने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 25 और प्रेजेंट जो गवर्नर हैं वो मिस्टर शक्तिकांत दास हैं। फिर डिप्टी गवर्नर आरबीआई में 4 होते हैं, मिस्टर NS विश्वनाथन, मिस्टर BP कानूनगो और मिस्टर MK जैन और मिस्टर माइकल पात्रा। तो ये फर्स्ट फेज हमने आपको चर्चा कर दिया। ये फर्स्ट आरबीआई का पार्ट 1 था जिसमें हमारा आरबीआई का जनरल इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद आरबीआई के फंक्शन के बारे में मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। और भी मेरा सब वीडियो है उसको देखिए, और अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।